हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, रेडियंट एकेडमी वेलकम्स यू ऑल। हम स्टार्ट करेंगे आपकी अकाउंट्स टेक्स्ट बुक पार्ट 2 से चैप्टर नंबर 3 कंपनी फाइनल अकाउंट्स को। और इस वीडियो में हम इस चैप्टर का ओवरव्यू लेने वाले हैं और जो मैंने नोट्स प्रिपेयर किए वो भी आपको नोट डाउन करनी है और साथ में इस चैप्टर को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंसीडर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो कंपनी फाइनल अकाउंट्स क्या होता है? तो कंपनी फाइनल अकाउंट्स का मतलब होता है सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी आर ऑफ utmost importance for its shareholders, tax authorities, analysts, management and other stakeholders। मतलब कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करती है जिसका इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा किन के लिए है? तो पहले तो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके लिए, फिर उसके बाद टैक्स अथॉरिटीज के लिए, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया या जीएसटी डिपार्टमेंट हो गया, उनके लिए ये स्टेटमेंट काफी ज्यादा मायने रखता है। इसी के बेसिस पर वो इवेल्युएट करते हैं कि इस कंपनी को कितना टैक्स पे करना चाहिए। फिर उसके बाद आते हैं एनालिस्ट, जो ये डिटरमाइन करते हैं कि कंपनी किस तरीके का परफॉर्म कर रही है, कंपनी कितनी अच्छी कंपनी है, कितनी बुरी कंपनी है, बुरी है तो वो क्यों बुरी है और अच्छी है तो वो क्यों अच्छी है। तो एनालिस्ट इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर ही इन्हीं बातों को कंक्लूड करते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट, मतलब कंपनी के जो मैनेजमेंट में है, मैनेजमेंट में कौन होता है? जैसे डायरेक्टर्स हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भी आते हैं, सीईओ आते हैं, ये सब होते हैं मैनेजमेंट, जिनको इंटरनल यूजर्स भी कहा जाता है। एंड अदर स्टेक होल्डर्स मतलब गवर्नमेंट हो गई और बाहर के जितने भी लोग हैं जो कंपनी से इनडायरेक्टली अफेक्ट हो रहे हैं या डायरेक्टली अफेक्ट हो रहे हैं, उन्हें कहा जाता है स्टेक होल्डर्स। उसके बाद दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल रिजल्ट टू इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स। दे मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है वो एक इंफॉर्मेशन देती है इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स को। इंटरनल मतलब कंपनी के अंदर के लोग, एक्सटर्नल मतलब कंपनी के बाहर के लोग। इंटरनल कौन हो जाएंगे? तो जो शेयर होल्डर्स है और मैनेजमेंट है वो सब इंटरनल। एक्सटर्नल कौन होंगे? तो जो टैक्स अथॉरिटीज है, एनालिस्ट है, वो सब हो जाते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? तो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और नोट्स टू अकाउंट। अब आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आपको जो दो बातों का खास ध्यान रखना है वो है बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ये दो फॉर्मेट जो है इस चैप्टर में दिए गए हैं, इन्हीं दो फॉर्मेट को आपको लर्न करना है। तो सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और नोट्स टू अकाउंट। ये जो चेंजेस इन इक्विटी होता है, मतलब इक्विटी में क्या चेंजेस वगैरह आए हैं, वो ये स्टेटमेंट के थ्रू पता चल सकता है। आपको खास इस चैप्टर के लिए ध्यान रखना है बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को। उसके बाद हमें क्या नोट करना है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बैलेंस शीट जो होती है वो फाइनेंशियल पोजीशन बताती है एज एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जो बिजनेस है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अगर हमें जाननी हो तो हम देखते हैं बैलेंस शीट को। इसीलिए बैलेंस शीट को टाइटल कुछ इस तरीके से किया जाता है, बैलेंस शीट एज एट करके। और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के लिए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमें पता चलती है। मतलब अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को अच्छे से देखेंगे तो हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस फॉर द पीरियड एंडेड ऑन अ पर्टिकुलर डेट, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हम बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसीलिए इसे टाइटल किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर ईयर के लिए होता है और ये अभी तक की जो पोजीशन होती है बिजनेस की उसके लिए होता है बैलेंस शीट। इसीलिए कहा जाता है बैलेंस शीट एज एट, और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को टाइटल किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है। उसके बाद आपको जो नोट डाउन करना है और आपके लिए अंडरस्टैंड करना है वो है फाइनेंशियल ईयर को। अब किसे फाइनेंशियल ईयर कहा जाएगा? तो फाइनेंशियल ईयर जो है वो 12 मंथ्स का होता है, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक वर्ड का मतलब होता है हाउ इट शुड बी, मतलब इस तरीके का होना चाहिए। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है वो हिस्टोरिकल स्टेटमेंट होती है, मतलब पास्ट डेटा होता है, और जो भी फिगर एक्सप्रेस किए जाते हैं वो मनी में एक्सप्रेस किए जाते हैं, और जो रिकॉर्डेड फैक्ट्स होते हैं उसी के बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाता है। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट जो होती है वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेट करती है। बैलेंस शीट जो होती है वो फाइनेंशियल पोजीशन को इंडिकेट करती है।
और जो अकाउंटिंग किया जाता है वो किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ गैप, जिसे कहा जाता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। और सेवंथ पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स पर्सनल जजमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर हमें प्रिपेयर करने हो तो उसमें पर्सनल जजमेंट भी हमें लेने पड़ते हैं, जैसे इन्वेंटरी वैल्यूएशन को लेकर, डेप्रिसिएशन के वैल्यूएशन को लेकर, जो काफी इन डेप्थ है। और आप फर्दर स्टैंडर्ड में और फर्दर क्लासेस में, जैसे आप कॉलेज में जाओगे तब इसके बारे में और ज्यादा पढ़ाई करोगे। अभी के लेवल पर आपको इतना ज्यादा डीप में उतरने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल ये जो नोट्स है आपको प्रिपेयर करनी है आपकी बुक में, ठीक है, इन बातों का ध्यान आपको रखना है। ये है चैप्टर का सिंपल सा ओवरव्यू। और आगे चलते हुए देखते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स के, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक ट्रू एंड फेयर व्यू हमें जानना हो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का, उसके बाद ट्रू एंड फेयर व्यू जानना हो फाइनेंशियल पोजीशन का, और देखना होगा क्या कंपनी को जितने भी लॉज अप्लाई हो रहे हैं वो सारे लॉ की जितनी भी लीगल प्रोविजंस है उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं। और उसके बाद टू कम्युनिकेट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ कंपनी टू वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज, मतलब जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको कम्युनिकेट किया जाए जितनी भी इंटरेस्टेड पार्टीज मतलब सारे स्टेक होल्डर्स, जिसमें शेयर होल्डर्स भी आ गए, टैक्स अथॉरिटीज भी आ गई, मैनेजमेंट भी आ गया, सब लोग इसी में आ जाते हैं। तो ये था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसके बाद आता है फॉर्मेट। अब फॉर्मेट यहां पर प्रिस्क्राइब किया गया है कि बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट है और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट का ये फॉर्मेट है। आपको सिंपली इस चैप्टर से गुजरात बोर्ड यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको जो है कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3 में जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट का फॉर्मेट प्रिस्क्राइब किया गया है वो आपको लर्न बाय हार्ट करना है। ये सिंपल है, आपको लर्न बाय हार्ट करना है। तो चलिए इस फॉर्मेट को देखते हैं। तो सबसे पहले जो फॉर्मेट हम देखेंगे वो है बैलेंस शीट का, और नेम ऑफ कंपनी यहां पर लिखा जाता है, बैलेंस शीट एज एट, इस तरीके से टाइटल किया जाता है। सबसे पहली आइटम या सबसे पहला जो मेन हेडिंग आता है वो है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, मतलब सबसे मेन जो हेडिंग है वो क्या है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसके बाद जो हेडिंग आएगा वो है शेयर होल्डर्स फंड के लिए, उसके अंदर जो हेडिंग्स आते हैं वो है शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में हम लिखते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल को, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को। रिजर्व्स एंड सरप्लस में हम लिखते हैं जनरल रिजर्व हो गए, कैपिटल रिजर्व हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस हो गया वो सब हम रिजर्व्स एंड सरप्लस में लिखते हैं। उसके बाद सेकंड हेडिंग है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट मतलब 12 महीने से ज्यादा का टाइम पीरियड हो पेमेंट करने के लिए, उसे लायबिलिटी को कहा जाता है नॉन करंट लायबिलिटी। जहां पर आता है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, जो हमने 2 साल 5 साल के लिए अगर किसी से लोन ली है वो सब आएगा लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, जो लॉन्ग टर्म बोरोविंग में नहीं आता है हेडिंग में, वो सब अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर आता है। उसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, हमने कुछ लॉन्ग टर्म प्रोविजन बना के रखे हुए हैं, जैसे कि 2 साल के बाद 3 साल के बाद हमारा कुछ पेमेंट करने के लिए आने वाला है तो वो जाता है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में। उसके बाद आते हैं आगे, तो जैसा आप देख पा रहे हैं करंट लायबिलिटीज। उसके बाद आती है करंट लायबिलिटीज, मतलब ये ऐसी लायबिलिटी है जिसको आपको 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट करना है, जिसमें सबसे पहले आता है शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स। उसके बाद है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स मतलब आपके क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, सभी को इसी में नोट करना है। उसके बाद अदर करंट लायबिलिटी, जो ये स्पेसिफिक हेड में नहीं जाएगा उसे आपको अदर करंट लायबिलिटी में शो करना है। उसके बाद आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, जो छोटे टर्म के लिए मतलब 1 साल से भीतर भीतर आपको जो पेमेंट करने का आने वाला है उसे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में नोट डाउन किया जाता है। तो ये फॉर्मेट है इक्विटी एंड लायबिलिटीज का, जो आपको अच्छे से याद रखना है, इसी ऑर्डर में याद रखना है। मतलब सबसे पहले क्या था, देखो शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में आता है शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। सेकंड हेडिंग है आपका नॉन करंट लायबिलिटीज, जहां पर है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। थर्ड हेडिंग है आपका करंट लायबिलिटीज, जहां पर आता है शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। और इन सारे का टोटल आपको यहां पर नोट डाउन करना है। उसके बाद आते हैं हम एसेट साइड पर। उसके बाद हम आते हैं एसेट साइड पर, जो सेकंड मेन हेडिंग है, जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, सेकंड मेन हेडिंग है एसेट्स का, जहां पर 2 हेडिंग आते हैं, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। तो नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहले आता है ए करके फिक्स्ड एसेट्स, और फिक्स्ड एसेट्स के भी 2 बाइफरकेशन है, एक है टेंजिबल एसेट और दूसरा है इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल मतलब प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड बिल्डिंग है, ये सब टेंजिबल। द एसेट व्हिच कैन बी टच एंड सीन, वो टेंजिबल है। इनटेंजिबल मतलब हमारा पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल। द एसेट व्हिच कैन नॉट बी टच एंड सीन, वो सब है इनटेंजिबल एसेट। इन्हें यहां पर नोट डाउन किया जाएगा। उसके बाद है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जो हमने 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए किसी जगह पर इन्वेस्ट किया है वो होता है हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट।
एक साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए किसी को हमने लोन दी है या एडवांसेस दिए हैं वो यहाँ पर नोटिंग करेंगे। और जो इन स्पेसिफिक हेड में नहीं आता है और नॉन करंट एसेट है तो उसे हम लिखते हैं अदर नॉन करंट एसेट्स में। उसके बाद सेकंड मेन हेडिंग आता है करंट एसेट्स का। करंट एसेट्स में आते हैं सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट्स, मतलब एक साल से भीतर तक का ही रखने का हमारा इन्वेस्टमेंट का प्लान है, उसे को रिकॉर्ड करते हैं हम करंट इन्वेस्टमेंट पे। उसके बाद आती है इन्वेंटरीज। इन्वेंटरीज क्या होता है, तो जो हमारे क्लोजिंग स्टॉक होता है उसी को यहाँ पर नोट डाउन करना है। सी कैटेगरी पर है, सी हेडिंग पर है ट्रेड रिसीवेबल्स, मतलब हमारे डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल जो है उन्हें ट्रेड रिसीवेबल में हमें नोट डाउन करना है। तो ये ट्रेड रिसीवेबल तक देखा हमने। उसके बाद हम देखते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हमें क्या नोट डाउन करना है, तो बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस को यहाँ पर नोटिंग किया जाएगा। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस ई पॉइंट पर है, मतलब जो शॉर्ट टर्म के लिए हमने किसी को लोन दी है या एडवांसेस दी है, शॉर्ट टर्म मतलब एक साल से कम का टाइम, तो वो सब यहाँ पर नोट डाउन होगा। जो इन स्पेसिफिक हेड में नहीं आता है वो सिंपल आ जाएगा अदर करंट एसेट्स में, और ये आ जाएगा आपके एसेट साइड का टोटल। जो प्रीवियस जो था ये है आपकी लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का टोटल, और ये है आपकी एसेट साइड का टोटल, जो आपका ऑब्वियसली मैच होना चाहिए। तो ये है फॉर्मेट जो बैलेंस शीट के लिए आपको परफेक्टली लर्न बाय हार्ट रखना है। और मैं चाहूंगा कि अगर आप सिर्फ मेरी चैनल से प्रिपेयर कर रहे हैं अकाउंट सब्जेक्ट को, तो आपको इस फॉर्मेट को एटलीस्ट 5 टाइम्स नोट डाउन करना चाहिए, लिखना चाहिए, लिखकर प्रैक्टिस करनी चाहिए, 2 बार देखकर लिखना और 3 बार देखे बिना इस फॉर्मेट की प्रैक्टिस करना, और एज इट इज इसी ऑर्डर में सारी चीजें होनी चाहिए, तभी आपको फुल 11 मार्क्स गुजरात बोर्ड की तरफ से मिलेंगे। अब आते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट की तरफ। ये बहुत ही आसान, बहुत ही छोटू सा फॉर्मेट है, जहां पर सबसे पहला आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो आपको क्वेश्चन में सेल्स दिया होगा, तो उस सेल्स को सिंपली आप कहां पर नोट डाउन करोगे, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में। उसके बाद सेकंड है अदर इनकम। अदर इनकम में आप क्या नोट डाउन करोगे, जैसे कुछ एसेट बेचकर आपकी इनकम हो रही है या आप डिस्काउंट को रिसीव कर रहे हो, तो ऐसी जो भी इनकम हो रही है जो आपकी मेन बिजनेस से रिलेवेंट नहीं है उसे कहा जाता है अदर इनकम, उसे आप अदर इनकम में नोट डाउन करोगे। थर्ड है बहुत ही आसान टोटल रेवेन्यू। तो सिंपल फर्स्ट जो अमाउंट होगी और सेकंड कॉलम की जो अमाउंट, सेकंड रो की जो अमाउंट होगी उसको सिंपली आपको ऐड करना है, तो आपको मिलता है टोटल रेवेन्यू। उसके बाद आते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस जो है फोर्थ कॉलम, तो देखिए एक्सपेंसेस में कौन सी चीजें आती है, तो एक्सपेंसेस में जो है परचेजेस आएंगे आपके, चेंजेस इन स्टॉक, तो जो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में जो चेंज आया है उस चेंज को यहाँ पर आपको नोट डाउन करना है, और किस तरीके से इसकी वैल्यू को लिखा जाता है ये आने वाली वीडियोस में जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी हैं वो आपको नोट डाउन करने हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, मतलब सैलरी, वेजेस जो भी आप एम्प्लॉय को पे कर रहे हैं, रेम्यूनरेशन जो भी पे कर रहे हैं, वो सब यहाँ पर आएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में। फाइनेंस कॉस्ट, मतलब जो भी इंटरेस्ट वगैरह चार्जेस है वो सब फाइनेंस कॉस्ट में आएंगे। डेप्रिसिएशन एसेट पर जो भी है, अमोर्टाइजेशन जो भी है वो सब यहाँ पर नोटिंग करना है, और जो भी इन स्पेसिफिक कैटेगरी में एक्सपेंसेस में नहीं जाता वो सब अदर एक्सपेंसेस में आ जाएगा। उसके बाद इन सारे एक्सपेंसेस को आपको टोटल करना है और यहाँ पर बाहर आपको लिख देना है टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ जो मेन कॉलम है, फिफ्थ जो मेन कॉलम सॉरी रो जो है वो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और ये कैसे मिलता है आपको, तो थर्ड रो में से फोर्थ को माइनस करना है, मतलब थर्ड जो टोटल है, जो है टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस को आप माइनस करोगे तो आपको मिलता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर उसके बाद टैक्स का एक रेट दिया होगा, या आपको दिया होगा कितना टैक्स पे करना है, उस टैक्स को यहाँ पर आपको नोटिंग करना है, जो होगा आपका सिक्स्थ रो में। सेवेंथ जो हेडिंग होगा वो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहाँ पर आपको सिंपली फिफ्थ रो से सिक्स्थ रो को माइनस करना है, मतलब फिफ्थ पर जो अमाउंट है उसमें से सिक्स्थ रो पर जो अमाउंट है उसको लेस करोगे तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये है फॉर्मेट फॉर पीएनएल। और प्रीवियसली आपने देखा बैलेंस शीट का फॉर्मेट, इस चैप्टर का ओवरव्यू लिया, तो आपको क्या करना है, तो जो भी चीजें आपको स्क्रीन पर अपीयर हुई है वो सारी चीजों को आपको प्रॉपरली नोट डाउन करना है, और इस बैलेंस शीट और पीएनएल के फॉर्मेट को एटलीस्ट 5 टाइम्स आपको लिखना है, लर्न बाय हार्ट रखना है। इसी फॉर्मेट अगर आपको याद होगा तो आप बहुत ही आसानी से 11 मार्क्स इस चैप्टर से स्कोर कर सकते हैं। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो। आई होप एंड आई नो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। So till then, take care. Bye bye.